लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंडक्टर और फिर देखेंगे इंडक्टर के अंदर करंट और वोल्टेज आपस में कैसे बिहेवियर करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को हमने इंडक्टर में से गुजारना है और इंडक्टर किस तरह अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, अपोज करता है। साथ हम पावर फैक्टर देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे इसका ग्राफ। तो लेट्स स्टार्ट इसी थ्रू इंडक्टर। मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। तो काइंडली मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लो जी, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर। सबसे पहले इंडक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। इंडक्टर क्या होता है, पहले इंडक्टर इज अ यूजुअली फॉर्म ऑफ अ कॉइल और अ सॉलिनॉइड वाउंड अ थिक कॉपर वायर। एक कॉपर वायर ली जाती है, थिक ली जाती है, ठीक है। ये थिक कॉपर वायर है, ये चीज़ क्लियर हो गया। इसको मैंने क्या किया हुआ है, वाउंड किया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये वाउंड करके क्या हो जाएगा, ये वाउंड कर लिया इसको, तो ये क्या बन जाएगा, एक सॉलिनॉइड बन जाएगा। लेकिन सॉलिनॉइड किसका, थिक वायर का, किसका, थिक वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो थिक वायर का जो सॉलिनॉइड होता है, हम उसको क्या बिहेव करता है, वो बिहेव करता है एज अ इंडक्टर के तौर पर। तो इसको, इसी वायर को क्या किया हुआ है, वाउंड किया है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इंडक्टर इसकी अपनी क्या होगी, एक इंडक्टेंस होगी, वो इंडक्टेंस क्या होगी, लार्ज। एक तो लार्ज इंडक्टेंस आ गई। अब वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, थिक है, तो लिहाजा ये क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जितना एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया। अब ये एक्चुअली होता किस लिए है, इसका यूज़ क्या है कि बच्चे ये एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर करता है कौन सी, मैग्नेटिक। क्लियर हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं। क्लियर हो गया। अब इसकी सर्किट डायग्राम, इसको मैंने सर्किट में क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो देखिएगा जरा, मेरे पास बेटा बच्चे, ये मेरे पास क्या है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स है। उसको मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये इंडक्टर और जिसकी इंडक्टेंस क्या है, एल, लार्ज इंडक्टेंस। क्लियर हो गया। इसे मैंने एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट किया जिसमें करंट जो है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा है, यानी कि अल्टरनेटिंग सोर्स है, या I इज इक्वल टू नॉट आई साइन ओमेगा टी है। अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको मैंने ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज क्या है, मुसलसल उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है और उस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक ऐसे वोल्टेज सोर्स है, ये देखिएगा ज़रा बेटा, ये देखिए, ये वोल्टेज सोर्स, लेट्स सपोज शुरू में वोल्टेज क्या है, ज़ीरो, फिर वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम, और फिर वोल्टेज क्या है, ज़ीरो। इधर भी ज़ीरो, इधर भी वोल्टेज ज़ीरो, और इधर वोल्टेज जो है वी नॉट। तो मुसलसल क्या है, एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ऐसे जाके रिवर्स में, बिल्कुल ऐसे। क्लियर हो गया। एक तो डायरेक्शन या पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी, और दूसरा क्या है, इसकी क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, इसकी बच्चे मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी, चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चे एक लम्हे के लिए देखते हैं, एक लम्हे के लिए, जब ये वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है, और बढ़ के इस लम्हे वोल्टेज क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी इसके क्रॉस। क्लियर हो गया। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब इसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी, उस वक्त इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया। इस लम्हे जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
ठीक है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो चार्ज को क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। क्लियर हो गया। इसमें जो चार्ज है उनको क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो वो चार्ज को क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। जैसे ही वो एनर्जी सप्लाई करेगा, ठीक है, तो उससे कंटिन्यूसली चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ने किसको एनर्जी प्रोवाइड की, चार्ज को। ये वोल्टेज यहाँ से एक ऐसे सोर्स कनेक्ट किया हुआ है जिसमें 180 डिग्री पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ना ये पॉजिटिव होगा ना ये नेगेटिव होगा। आप कंसीडर करें कि वोल्टेज सोर्स कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उस लम्हे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा जिसकी वजह से इसमें करंट क्या होगी, मैक्सिमम। तो देखिए ज़रा, वोल्टेज जो है वो ज़ीरो और करंट क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। और ये करंट किसकी वजह से है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुआ है उसकी एनर्जी ने चार्जेस को क्या करवाया है, फ्लो करवाया है। पीछे से सोर्स नहीं मिल रहा उन चार्जेस को मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो इसको चार्जेस को मूव करवाया मैग्नेटिक फील्ड ने, उस वक्त करंट क्या है, मैक्सिमम, जबकि वोल्टेज क्या है, ज़ीरो, ठीक है। फिजिकली देखने लगूँ वोल्टेज और करंट का रिलेशन, अभी मैथमेटिकली तो बाद में चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा ज़रा, जैसे इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस वक्त करंट क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जब एसी सोर्स के साथ मैं कनेक्ट करूँगा तो हर लम्हे क्या होगा, या करंट मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज मिनिमम होगी। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो उस वक्त करंट क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुई वोल्टेज मैक्सिमम, फिर यहाँ पर आते ही वोल्टेज क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे वोल्टेज ज़ीरो हुई उस वक्त इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैक्सिमम था, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम था। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ने, ठीक है, इसमें क्या प्रोड्यूस कर दी, करंट क्या कर दी, प्रोड्यूस कर दी। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम था, मैग्नेटिक फील्ड ने चार्जेस को क्या किया, एनर्जी क्या की, प्रोवाइड की। चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड की, चार्जेस मूव कर गए तो उस वक्त करंट क्या थी, मैक्सिमम। क्लियर हो गया। जब क्योंकि हम रेजिस्टेंस क्या यूज़ कर रहे हैं, वेरी लेस रेजिस्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो आइडियल केस में क्या होता है, इन आइडियल केस रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़ीरो, ठीक है। इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, जैसे इधर से करंट गुजरा, इसका फ्लक्स चेंज हुआ, चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, उस ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ का फार्मूला या ईएमएफ इंड्यूस इन इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एल डेल आई ओवर क्या होता है, डेल टी। बचा पार्टी आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जब रेजिस्टेंस इग्नोर होती है, ठीक है, तो इंडक्टेंस और वोल्टेज एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर क्या है, डेल टी। क्लियर हो गया। L यहाँ पर क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंडक्टेंस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, कांस्टेंट ऑफ इंडक्टेंस। इसका मतलब क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया V डेल आई ओवर डेल टी। क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्योंकि मैंने इसको एक ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट किया है जिसकी पोलैरिटी ने क्या होना है, कीप ऑन रिवर्स होना है। उससे क्या होगा, इस करंट की जो अप्लाइड करंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी। अप्लाइड वोल्टेज की अगर मैं करंट की बात कर लेता हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ठीक है, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही होती है, मसलसल चेंज हो रही होती है, मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी।
वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो मेरे पास ये जो रेट ऑफ, इसका मतलब क्या है, ये जो डेल आई ओवर डेल टी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसको मैं क्या कह लेता हूँ, इसी को ही नाम क्या है, स्लोप ऑफ करंट। तो स्लोप ऑफ करंट डेल आई ओवर क्या हो गया, डेल टी, और ये किसके इक्वल हो गया, वोल्टेज के। यहाँ से ये मेरे पास एक चीज़ निकल आई कि अगर मैं क्या कर लूँ, अगर मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करनी हुई हो तो मैं डेल ओवर आई डेल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, या स्लोप ऑफ करंट या स्लोप ऑफ आई कह लें आप सिंपल, ये स्लोप ऑफ आई की वैल्यू क्या कर लूँ, फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं एंड रिजल्ट तक क्या कर सकता हूँ, पहुँच सकता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये मैं यहाँ से लेकर आया स्लोप तक लेकर, फिर दोबारा रिवाइज कर लूँ। इसमें जो करंट गुजर रही है वो साइनोसाइडल करंट है, और वो साइनोसाइडल करंट की यही इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एंगल चेंज होता जा रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। एक करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होती है, ठीक है, और दूसरा करंट की क्या हो रही होती है, डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही है। इसी तरह वोल्टेज जो अप्लाइड की जाती है उसकी डायरेक्शन और उसकी जो है मैग्नीट्यूड वो भी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, पोलैरिटी चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडक्टर लगाया है, इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। जब इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब वोल्टेज ज़ीरो होती है, तो फिर वो अपना काम क्या करती है, दिखाती है। वोल्टेज ज़ीरो होने का मतलब क्या है, आपने सपोज करना बैटरी कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज तब क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी चार्जेस को मसलसल क्या करेगी, पुश करेगी। इवन नो वोल्टेज सोर्स भी होगा तो तब भी वो चार्जेस को पुश कर रही होगी, जिसकी वजह से करंट क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। ये जो करंट मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो ज़ीरो, या वोल्टेज मैक्सिमम करंट ज़ीरो, ठीक है, ये इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वजह से इन वोल्टेज और करंट में जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, ठीक है, उस चीज़ को हम स्लोप की मदद से या ग्राफ की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैंने कंसेप्ट कहाँ तक ले आया, ठीक है। इन आइडियल केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो उसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है। और बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल होंगे जब क्या होगी, रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी। तो लिहाजा इन दोनों को इक्वल रख के ये चीज़ इंडक्ट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो वी डेल आई ओवर डेल टी हो गया, ठीक है। और डेल आई ओवर डेल टी का मतलब क्या है, स्लोप। तो जहाँ पर भी आपको स्लोप का वर्ड यूज़ करेगा बुक में, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आई टी कर्व को यूज़ कर रहा होगा, ठीक है, आई टी कर्व। क्लियर हो गया, आई टी कर्व, ठीक है। आई टी कर्व का मतलब क्या है, स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या है, वोल्टेज। क्लियर हो गया। करंट और चीज़ है, स्लोप ऑफ करंट और चीज़ है, दोनों चीज़ों को बच्चे आपने मिक्स नहीं करना। अब स्लोप का कंसेप्ट क्या है बच्चे, ये देखिए जरा, एक ही डायग्राम में समझाऊंगा। स्लोप कहते हैं ढलवान को, इधर स्लोप क्या है, ज़ीरो, इधर स्लोप इंक्रीज हो रही है, इधर स्लोप, और जितनी ढलवान ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस, उतनी मोर इंक्रीज, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या हो चुकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, जिसे हम इन्फिनिट कहते हैं। और इन सब में पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि जितनी स्लोप बढ़ती जाएगी, ढलवान बढ़ती जाएगी, उतनी स्लोप क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर जहाँ पर चढ़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है, उतनी स्लोप क्या होगी, उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहाँ पर चढ़ना, इधर चलना ज़्यादा आसान है, इधर चलना ज़्यादा आसान है, इधर चढ़ना ज़्यादा आसान है, या इधर, ठीक है। तो जिधर चढ़ना आसान होगा उसकी स्लोप क्या होगी, लेस, ठीक है। इधर स्लोप क्या होगी, और ज़्यादा।
इधर और चढ़ना मुश्किल हो गया तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, और मुश्किल होगी। इसी तरह अब नेगेटिव सेंस में आ गई, अगर क्या होगा ये वाला पॉइंट, तो इसकी स्लोप क्या होगी, ये अगर नीचे को आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो अब ये देखिए इधर चलना और ज़्यादा आसान नहीं हो गया पहाड़ से नीचे उतरते हुए, तो ये स्लोप क्या हो जाएगी, ये स्लोप नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव, ठीक है। तो लिहाजा निचले वाली जितनी लाइंस होंगी उनकी स्लोप क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी, और ऊपर वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, ज़्यादा पॉजिटिव होगी। क्लियर होगा। ये वाला ज़रा आपने कंसेप्ट जो है स्लोप नेगेटिव और स्लोप मैक्सिमम। अब हमें पता है कि इसमें जो करंट गुजर रही है वो अल्टरनेटिंग करंट गुजर रही है, तो अल्टरनेटिंग करंट का मैं क्या करने लगा हूँ, एक ग्राफ बनाने लगा हूँ। ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टाइम एक्सिस, क्लियर हो गया, ये मेरे पास क्या है, टाइम एक्सिस, और इसमें से साइनोसाइडल करंट गुजर रही है, तो मैं करंट का पहले ही क्या कर लेता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ। ये देखिए एक क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, और ये चौथा क्वार्टर। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट क्वार्टर की बात कर लेता हूँ, ये सेकंड की, ये थर्ड की। इधर टाइम T/4 हो जाएगा, इधर टाइम T/2 हो जाएगा, और इधर टाइम क्या हो जाएगा, 3T/4 हो जाएगा इधर टाइम, और इधर क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा वो T हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये पूरा एक AC का चक्कर क्या होगा, कंप्लीट होगा। ब्लू वाली लाइन ड्रा कर रहा हूँ, क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट गुजर रही है, तो इसकी कर्व मैं पहले ही क्या कर लेता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ। ये बच्चे लोग आपने पढ़ी भी हुई है, ये मेरे पास आ गई। क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताएं यहाँ पर स्लोप क्या है, ये मैं बना लेता हूँ रेड से। इधर स्लोप क्या है, इस पॉइंट पर इसको A कह ले, O, A, B, C और D। मैंने स्लोप को डिस्कस करना है O से, एट पॉइंट O, एट O पर डिस्कस कर लेता हूँ पहले नंबर, ठीक है। मुझे ये बताएं इस पॉइंट पर जो स्लोप है ये है, इस पॉइंट पर स्लोप ये है, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पर स्लोप ये है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इधर क्या है, इधर स्लोप थोड़ी सी इससे कम हुई है, और इधर सबसे ज़्यादा है। इधर स्लोप सबसे ज़्यादा, इधर उससे कम, और इधर क्या है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं स्लोप क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब मुझे ये बताएं, तो अब मैं, ये किसका ग्राफ है, आई का ग्राफ है, करंट का। किसका ग्राफ है, करंट का, और मैंने स्लोप निकालनी है I/T, ठीक है। तो करंट के ऊपर जो स्लोप है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर। तो लिहाजा मेरे पास जो ये वाला पॉइंट आएगा इसको मैं डेल I/T क्यों कहूँगा, क्योंकि करंट की स्लोप इस पॉइंट पर सबसे क्या है, मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू जो शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि करंट की स्लोप, करंट तो ये है, करंट और है, करंट की स्लोप और है, ये ज़हन में उठा लें। ये मेरे पास जो कर्व है ना, ये किसकी है, करंट की है, ये करंट के स्लोप की नहीं है। अब ये करंट की कर्व, तो इस करंट की स्लोप मैक्सिमम इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगी IT वो ये हो जाएगी। फिर A तक जाते जाते, ठीक है, A तक जाते जाते करंट तो मैक्सिमम है, लेकिन ये देखिए स्लोप जो है वो क्या होगी, वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो एट A पॉइंट करंट क्या है, I0, तो डेल I/T इसका मतलब क्या है, स्लोप
ठीक है, स्लोप ऑफ आई टी, ठीक है, और यही चीज़ स्लोप ऑफ आई टी का मतलब क्या है, वोल्टेज। क्लियर हो गया। तो इधर वोल्टेज क्या है मैक्सिमम और करंट क्या है मिनिमम। तो यहां से स्लोप मैक्सिमम एट पॉइंट ओ की बात करो, ठीक है। अब जब हम बच्चे मूव करेंगे ए पर, ओ टू ए पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या हो चुकी है, ठीक है, करंट जो है आई वो मैक्सिमम है, ठीक है, जबकि जो स्लोप है, स्लोप वो क्या हो चुकी हुई है, इधर स्लोप क्या है, ये देखिए स्लोप क्या है, ज़ीरो, ठीक है। तो उस वक्त जो स्लोप है इधर ज़ीरो, और यहाँ से स्लोप जो है इस कर्व को कहते हैं, और वो कर्व ये पॉइंट स्लोप को शो कर रहा है, स्लोप क्या है, ज़ीरो। तो स्लोप वाली कर्व कहाँ तक आ जाएगी, आई टी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो डेल आई ओवर डेल टी बिकम्स ज़ीरो। तो इस पॉइंट पर क्या हो चुकी होगी, स्लोप क्या हो चुकी होगी, ज़ीरो हो चुकी होगी। अब हम मूव करने लगे हैं ए टू बी। जब हम ए टू बी मूव करेंगे बच्चा पार्टी, कहाँ से, ए टू बी। तो जब ए टू बी मूव किया तो उस वक्त देखिए ज़रा ए टू बी, तो ये मैंने 3 पॉइंट लेट कर लिए, एक ये वाला, एक ये वाला। तो बच्चे इधर स्लोप और इधर स्लोप, सबसे ज़्यादा स्लोप जो है इधर कम, इधर ज़्यादा, ठीक है, और इधर और ज़्यादा, लेकिन मोर हो रही है स्लोप लेकिन नेगेटिव। तो यहाँ से देखिए ज़रा, ये वाला कर्व आपके पास जो ग्राफ है वो इधर आ जाएगा। ये मैं ग्रीन से बना लेता हूँ, ये ध्यान में बिठा लें ताकि ये डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए, ठीक है। इधर स्लोप ज़ीरो, लेकिन इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगी, मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव। तो ये ले, ये देखिए, ये स्लोप डेल आई ओवर डेल्टा टी, करंट ज़ीरो, करंट क्या है, ज़ीरो, तो आई क्या होगा, ज़ीरो होगा, लेकिन स्लोप क्या है, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नेगेटिव, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव। तो देखे ना, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये पॉइंट हो गया, तो इधर डेल आई ओवर डेल टी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये देखिए स्लोप डेल आई ओवर डेल टी, ये क्या है, मैक्सिमम है लेकिन क्या है, नेगेटिव। क्लियर हो गया बी पॉइंट के ऊपर, बात समझ लगी। अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ, इसी ग्राफ को आगे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से बचा पार्टी देखिएगा, फिर क्या होगा, बी टू सी, बी टू सी। अब देखिएगा इधर, ये देखिए मेरा कर्व, एक पॉइंट ये, इधर स्लोप क्या है, मैक्सिमम, इधर और कम होगी और इधर और कम होगी, ढलवान। क्लियर हो गया स्लोप। तो इधर इस करंट यहाँ पर आई जो है वो मैक्स है लेकिन नेगेटिव, ठीक है, लेकिन ये जो इसकी करंट की जो स्लोप होगी, यानी कि इस पॉइंट पर डेल आई ओवर डेल टी, वो ये देखिए, ये रेड से बना लेता हूँ, वो आपको पता लग जाएगा। स्लोप क्या हो चुकी है, इधर है, इधर सबसे ज़्यादा है, इधर कम हुई और इधर और कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो स्लोप वाली कर्व इस पॉइंट तक आते आते, ये देखिए स्लोप वाली कर्व इस पॉइंट तक आते आते क्या हो चुकी होगी, ज़ीरो हो चुकी होगी। और बी टू सी में करंट आई मैक्स होगी लेकिन नेगेटिव, और जो स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप, ये क्या है, डेल आई ओवर डेल टी, और इसे आई टी कर्व भी कहते हैं, और ये वोल्टेज के इक्वल भी होती है, और ये तब क्या हो चुकी होगी, ज़ीरो हो चुकी होगी। सी पॉइंट पर स्लोप क्या है, ज़ीरो। बात समझ लगी ना, स्लोप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद देखिए ज़रा, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट देखिएगा,
अगले पॉइंट पे बी टू सी और सी टू, ठीक है, सी टू डी कर्व करंट का। आई यहाँ तक आते हैं, देखिए इधर स्लोप क्या है, इधर स्लोप 0, इधर स्लोप और बड़ी, और इधर स्लोप क्या होगी जाके, यहाँ पर अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रा करूँ इस पॉइंट का, तो इधर स्लोप मैक्सिमम। अब स्लोप बढ़ना शुरू हुई लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट पर स्लोप 0, इस पॉइंट पर और बड़ी, ये देखिए और बड़ी, और इस पॉइंट पर जाके क्या होगी हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट पर हमारे पास ये स्लोप आ गई। क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ये मैक्सिमम वैल्यू गिवन करेगी, यानी कि इधर डेल आई ओवर डेल टी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि स्लोप मैक्सिमम है, ठीक है। ये वाली ब्लू वाली कर्व क्या है, वो करंट को शो कर रही है, लेकिन करंट के ऊपर जितने पॉइंट मैंने स्लोप के ड्रा किए ना, वो इस ग्रीन की वैल्यू को क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। देखिए जरा, इधर स्लोप, ये देखिए करंट मैक्सिमम लेकिन स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप क्या होती है, 0। तो ये देखिए इस पॉइंट पर ग्रीन की लाइन की वैल्यू क्या है, 0। अब इधर देखिए, इधर स्लोप क्या है, ये देखिए मैक्सिमम, ये ऐसे, ठीक है। तो मैक्सिमम स्लोप, ठीक है, तो करंट 0 है, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्लोप की वैल्यू ड्रा करूंगा तो ये ग्रीन जो वैल्यू होती है ना, ये करंट के ऊपर स्लोप की क्या है, वैल्यू है, ठीक है। और ये जो स्लोप की वैल्यू है एक्चुअली ये किसके ऊपर, किसके इक्वल है, वोल्टेज के क्या है, इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। अगर मैं स्लोप फाइंड आउट कर लूँगा तो मुझे किस चीज़ का पता चल जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू का पता चल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मेरे पास ये डी पॉइंट भी क्या हो गया, सी टे डी भी एक्सप्लेन हो गया। डी पर जो है आई 0 है, जबकि स्लोप क्या है, मैक्सिमम। स्लोप मैक्सिमम का मतलब क्या है बच्चे, वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, लो जी बच्चे, अभी हम बात करेंगे फेज़ की। ये ग्राफ बनाया, इसमें देखना है ये दो वेरियस क्वांटिटीज़ के दरमियान है, एक स्लोप ऑफ करंट और दूसरी स्लोप ऑफ करंट को हम वोल्टेज कहते हैं, और जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट को हम डिस्कस करते हैं। अभी हम देखने लगे हैं कौन सी चीज़ लीड कर रही है और कौन सी चीज़ क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक है। ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले जैसे ही मैं देखने लगा हूँ लीड कौन सी चीज़ करेगी और लैग कौन सी करेगी, जैसे ही इसमें करंट यहाँ से गुजरी उसी वक्त क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ। पिछला चैप्टर, उससे पिछला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इंडक्शन में। इसमें से करंट गुजरी तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। मैंने इसके क्रॉस देखना है, इसके क्रॉस नहीं देखना, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। इसमें फ्लक्स की चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसकी वोल्टेज फर्स्ट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, करंट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज लीड करेगी और करंट क्या करेगी, लैग करेगी। ये तो हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम ग्राफ से देखने लगे हैं कि कौन सी चीज़ लीड कर रही है और कौन सी चीज़ क्या कर रही है, लैग कर रही है। ये वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, पॉइंट ओ से पी, पॉइंट ए क्यू, और फिर क्या है पॉइंट बी आर, फिर पॉइंट क्या है सी एस, फिर पॉइंट क्या है डी टी। क्लियर हो गया। इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का एंगल है π/2, करंट क्या है 0, ये वोल्टेज ये करंट, ठीक है। वोल्टेज किसे कहते हैं, डेल आई ओवर डेल टी को, यानी कि स्लोप को, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। दोनों को माइनस करें तो π/2, तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज वो लीड कर रही है, या डेल आई ओवर डेल टी क्या कर रही है, लीड कर रही है। इसी तरह इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं ए क्यू पॉइंट के ऊपर। तो ए क्यू पॉइंट, ए के ऊपर जो है, जो डेल आई ओवर
डेल टी, ये डायरेक्टली है वोल्टेज के, इसका एंगल कितना है पाई और माइनस, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो है ये करंट का आई का एंगल कितना है, आई का फेज कितना है, इधर पाई बाय 2 हो जाएगा, इसका पाई हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, और ये पाई बाय 2 माइनस करें तो क्या बचेगा, पाई बाय 2 बचेगा। लेकिन ये किसका फेज बचेगा, डेल आई ओवर डेल टी का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़ क्या कर रही होगी, लीड कर रही होगी। इसका मतलब जो शुरू में डिफरेंस पड़ जाए वो फॉर एवर वो डिफरेंस रहता ही रहता है। इधर भी क्या है, पाई बाय 2 से डेल आई ओवर डेल टी क्या कर रही होगी, लीड कर रही होगी। इधर भी क्या होगा, पाई बाय 2 से डेल आई ओवर डेल टी क्या कर रही होगी, लीड कर रही होगी, और डेल आई ओवर डेल टी क्या है, वोल्टेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज हर जगह क्या कर रही होगी, लीड कर रही होगी। बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने वोल्टेज को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बच्चे आगे बढ़ने लगे हैं हम लोग कि इसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या होती है। अगला पॉइंट क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का, ठीक है। और उसके बाद फिर पावर को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस देखिएगा ज़रा, ये देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, जब करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, तो उस करंट को जो अपोजिशन अफोर्ड करता है इंडक्टर, यानी कि करंट के फ्लो को एसी को अपोज जो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। क्योंकि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, बैक ईएमएफ आने वाली बैक ईएमएफ की वजह से जो अप्लाइड ईएमएफ है उसको अपोज किया जाता है, तो आने वाली करंट को क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है। तो उससे जो वो जो अपोजिशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। तो इंडक्टर करता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अपोजिशन offered by the inductor to the flow of AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को जो इंडक्टर अपोजिशन अफोर्ड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये बराबर होती है V, ओहम लॉ लगाएं, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू V ओवर I, लेकिन इंडक्टर के केस में XL हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, VRMS और IRMS, और इसका यूनिट वोल्ट हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पेयर, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ओहम के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है। अच्छा, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करने लगे हैं। फ्रीक्वेंसी की टर्म में हम लोग इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए ज़रा, XL इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये 2 पाई FL XL। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इंडक्टेंस कांस्टेंट है, तो XL डायरेक्टली किसके है, F के, और इधर ही क्या है, XL इन्वर्सली है IRMS की। तो अगर मैं इतने हिस्से को क्या करूं, पहले डिस्कस कर लेता हूं।
फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, जिससे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से अपोजिशन बढ़ जाएगी। कैपेसिटर में क्या था, कम होगी, इधर क्या है, अपोजिशन क्या कर लेगी, बढ़ जाएगी। एसी के फ्लो को अपोज करना क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। अब एसी के अपोज करना क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। इसी तरह ये क्या है, IRMS है। अगर मैं इस चीज़ को देखूं यहाँ से, क्लियर हो गया, इस चीज़ को देखो तो अगर जब करंट ज़्यादा होगी तो अपोजिशन क्या होगी, कम होगी। जब करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी तो अपोजिशन कम होगी। जब करंट कम होगी तो अपोजिशन क्या होगी, ज़्यादा। तो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी क्या है, करंट के इन्वर्सली है, जबकि कैपेसिटर में क्या थी, डायरेक्टली। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक हमारे पास ये क्लियर है। पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अपोजिशन बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो अपोजिशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से अपोजिशन बढ़ रही है ना, तो अपोजिशन बढ़ने से करंट ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगी, करंट ऑटोमेटिकली, ये देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ी, अपोजिशन बढ़ी, तो करंट ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। और अगर इन दोनों का आपस में रिलेशन देखें तो ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी, ठीक है। दोनों को लहदा करके आप देख सकते हैं इसका रिलेशन, ये इसके इन्वर्सली है, ये भी इसके इन्वर्सली है, और ये आपस में दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं किस चीज़ को देखने लगा हूँ, पावर फैक्टर को, ठीक है, और फेज़ वेक्टर फॉर्म भी देखने लगा हूँ, ठीक है। इधर से मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था, इसकी फेज़ लीड और फेज़ लैग और वेक्टर फॉर्म देखें। वेक्टर फॉर्म, क्लियर हो गया। सबसे पहले इधर वेक्टर फॉर्म देखें, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कौन सी चीज़ लीड कर रही है, कौन सी चीज़, वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है, तो वोल्टेज की कर्व मेरे पास ये होगी, वोल्टेज या डेल आई ओवर डेल टी, ये क्या कर रही है, लीड कर रही है, और करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, आई। और इनके दरम्यान फेज डिफरेंस कितना है, 90 का या π/2 का। क्लियर हो गया, एक फेज लीड, दूसरा क्या है, फेज लैग। बात समझ लगी। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसके बाद मैं पावर फैक्टर को क्या करने लगा हूँ, एक्सप्लेन करने लगा हूँ, और पावर फैक्टर के साथ ही हम लोग साथ एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमारा लेक्चर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब मैं पावर फैक्टर देखिए ज़रा, पावर फैक्टर पहले नंबर पे देखते हैं, पावर हो गई भी कि नहीं। P इज इक्वल टू क्या होता है, VRMS IRMS, आगे जाके प्रूव है इसका, और काज ऑफ थीटा। क्लियर हो गया। अब देखिएगा हर जगह पर जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री का। इनमें फेज डिफरेंस देख लें, इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस, इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस, इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस, इस पॉइंट। तो P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS और काज ऑफ 90, तो ये पावर क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव सर्किट के अंदर, इंडक्टिव सर्किट में जो पावर डेसिपेशन है वो क्या होती है, 0। क्लियर हो गया। इंडक्टिव सर्किट में पावर डेसिपेशन क्या होगी, 0। अभी मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करने लगा हूँ, अब मैं क्वार्टर वाइज देखने लगा हूँ। एक्चुअली क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, ठीक है। तो पावर क्या होगी, डिलीवर होगी, ठीक है। पावर क्या होगी, डिलीवर, यानी कि जो अल्टरनेटिंग सोर्स है वो इंडक्टर को पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। दूसरे क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर,
अच्छा, सेकंड क्वार्टर में देखिएगा करंट पॉजिटिव और वोल्टेज क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब पावर वो नेगेटिव होगी, जिसका मतलब क्या है, पावर क्या हुई है, पावर रिवर्स हो गई है। यानी कि इंडक्टर ने जितनी पावर, एसी सोर्स ने जितनी पावर इंडक्टर को दी थी, इंडक्टर जैसे ही एसी की पावर ज़ीरो हुई तो इंडक्टर ने वही पावर एसी को क्या कर दी, रिवर्स कर दी। क्योंकि इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में स्टोर होती है, ठीक है। और वही मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब पावर क्या होगी है, रिवर्स होगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वार्टर, किसकी बात करने लगा, थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में देखिए, ये थर्ड क्वार्टर है। क्लियर हो गया। इसमें आई भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, तो पावर जो होगी पॉजिटिव। इसका मतलब पावर क्या हो रही है इस सर्किट में, फिर क्या होगी, डिलीवर होगी, जो है सोर्स इंडक्टर को पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। फिर आगे फोर्थ, फिर फोर्थ में क्या है, ठीक है, फोर्थ में एक पॉजिटिव, कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, जो है करंट नेगेटिव, आई नेगेटिव और वी पॉजिटिव, और पावर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, रिवर्स हो जाएगी पावर। रिवर्स, इसका मतलब जितनी पावर सप्लाई हुई है उतनी पावर क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। तो इसका मतलब प्योर इंडक्टर के अंदर पावर डेसिपेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल करने लगा हूँ, ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, साथ साथ ही रहिएगा। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बोलने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल ज़रा निकाल लूँ, ज़रा एक न्यूमेरिकल हल करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा जी, कहता है न्यूमेरिकल, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। न्यूमेरिकल में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। करंट IRMS और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये दोनों आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जबकि व्हेन AC वोल्टेज सोर्स, व्हेन AC voltage 220 volt is connected, ठीक है, AC voltage is connected at 50 hertz, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इंडक्टेंस जो है L वो 10 हेनरी है। क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, RMS वैल्यू करंट की और रिएक्टेंस फाइंड आउट करनी है। जबकि वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट है, और ठीक है 220 वोल्ट, ये XL इसके साथ है, ये देख लीजिएगा, उसको डिनोट किया हुआ XL को, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बच्चे देखते हैं, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, ये XL इज इक्वल टू क्या होता है, VRMS ओवर IRMS। XL कैलकुलेट करना है, VRMS क्या है 220, IRMS
इंटू एक्सएल। अगर ये इधर चला जाए IRMS, ये 220 और नीचे क्या आ जाएगा एक्सएल, ये आ जाएगा। अगर मेरे पास एक्सएल की वैल्यू हो तो IRMS निकल जाएगा। एक्सएल किसके बराबर होता है? ओमेगा एल के। ओमेगा किसके बराबर? 2πfl। ठीक है, एल की वैल्यू 10, फ्रिक्वेंसी 50 और 2π। क्लियर हो गया? इससे क्या हो जाएगा? 100 ज़रो 10, 100 ज़रो 10 हज़ार, और ये 3.14 इंटू 1000, और ये क्या आ जाएगा? 3140 आ जाएगा ओहम इसकी एक्सएल वैल्यू। अब इसको मैं इधर पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या है? IRMS इज इक्वल टू 220 ओवर 3140, 220 ओवर 3140। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.07 एम्पेयर आ जाएगा IRMS। क्लियर हो गया? इस न्यूमेरिकल का नंबर है 16.3। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे RC सर्किट के साथ।